नगर के दैनिक अखबार बदलती दुनिया का मैं रविवार से संस्करण तैयार करता हूँ। नववर्ष विशेषांक के लिए मैंने अखबार में अनेक बार विज्ञापन देकर अच्छी कहानियों और लेखों को आमंत्रित किया था। खास तौर से नई पीढ़ी से अपेक्षा की थी कि वे इस बदलते समय और बदलती दुनिया में नई सदी में क्या आशा आकांक्षाएं रखते हैं, उनकी चाहतें क्या हैं, उनके सपने क्या हैं आदि पर अपनी बात खुलकर कहें। चाहे तो उनका नाम गुप्त भी रखा जा सकता है। जी, मेरा नाम स्वर्णा है। 16-17 साल की एक युवती, सुंदर सांचे में ढली तीखे नाक नक्श वाली लड़की मेरी मेज के सामने आ खड़ी हुई। कहिए, मेज पर फैली ढेरों रचनाओं पर से नजरें हटाकर मैं उसकी ओर देखने लगा। अपनी कहानी बदलती दुनिया को नववर्ष विशेषांक में छपने के लिए देने आई हूँ, कहते हुए उसने अपने कंधे पर लटके बैग से एक लिफाफा निकाला और मेरी ओर बढ़ा दिया। बैठे प्लीज, मैंने सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया। वह लड़की बैठ गई और उसके चेहरे पर असमंजस बना रहा। वह बैठी तो भी मेरी ओर देखती रही। लिफाफे से निकालकर कहानी पर एक सरसरी नजर डाली। गनीमत थी कि कहानी पृष्ठ के एक ओर ही लिखी गई थी, वरना उसे वापस देखकर एक तरफ लिखने को कहना पड़ता। संपादक होने के नाते कहानी को लेकर मेरी कुछ अपनी मान्यताएं हैं। पता नहीं इस लड़की ने उन बातों का ख्याल कहानी में रखा है या नहीं। मेरी समझ से कहानी आदमी के भीतर रहने वाले आदमी को सामने लाने वाली होनी चाहिए। यदि कोई कहानी ऐसा नहीं करती तो मात्र घटनात्मक कहानी पाठकों का मनोरंजन तो कर सकती है, पर मनुष्य को समझने में उसकी मदद नहीं कर सकती है। अखबार में प्रकाशित विज्ञापन में कहानी के कुछ निश्चित विषय दिए गए थे। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपकी यह कहानी किस विषय पर है? मैंने उस लड़के से जानने के लिए उससे सवाल किया। यह कहानी अपनी उम्र की लड़कियों पर मैंने केंद्रित की है। इस उम्र में हमें तमाम आकर्षण, इच्छा, आकांक्षाएं, चाहते घेरे रहती हैं और इन सब में सबसे प्रमुख होती है किसी का प्यार पाने की आकांक्षा। इस कहानी में मेरी उम्र की ही एक लड़की है जो अपने पिता की आयु के व्यक्ति को प्यार करने लगती है। हालांकि उस व्यक्ति की लड़की उसकी सहेली है, उसके साथ पढ़ती है, उसकी पत्नी भी जीवित है, पर कहते कहते रुककर वह मेरी ओर प्रतिक्रिया के लिए देखने लगी। आपको नहीं लगता कि ऐसा प्यार जिसमें आयु का भारी अंतर हो, जिसका प्रेमी पहले से ही विवाहित और एक किशोर उम्र की लड़की का पिता हो, बहुत बेतुका और हास्यास्पद होता है? मैं मुस्कुराया। असल में मैं लेखिका के दिल में दिमाग को टटोलना चाहता था, समझना चाहता था कि इस उम्र की लड़कियां ऐसे बेसिर पैर के प्यार में पड़ क्यों अपना सर्वस्व गंवाती हैं। सर, मेरा ख्याल है वह अनजान लड़की बोली। प्यार में न कुछ बेतुका होता है न हास्यास्पद। छिप छिपा कर किया गया प्यार तो सचमुच सबसे अधिक आनंददायक होता है। उसमें जो थ्रिल, जो धुकधुकी, जो अनिश्चितता होती है, उसके बराबर तो संसार का कोई आनंद नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है कि लोग गलत सोचते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ आदमी की प्यार पाने की भूख और आकांक्षा कम हो जाती है। सच तो यह है कि उम्र से प्यार का कुछ लेना देना नहीं है। वह किसी भी उम्र में, किसी भी वक्त और किसी भी व्यक्ति से हो सकता है। प्रेम कोई गणित का सवाल नहीं होता जहाँ 2 गुना 2 मिलाकर 4 ही होंगे। प्यार कोई उपभोक्ता सामग्री नहीं है कि बाजार गए और किलो 2 किलो खरीद कर ले आए। वह लड़के जिस समझदारी और तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात कह रही थी, मुझे अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लग रहा था कि आज की पीढ़ी एकदम नाकारा, नाकाबिल और सब कुछ समय में ही हासिल कर लेने के लिए उचित, अनुचित, नैतिक, अनैतिक जैसे पचड़ों में नहीं पड़ती है। वह जो चाहती है उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरती है। ठीक है, अगर आपकी कहानी अच्छी हुई तो जरूर छापूंगा। मैंने बात खत्म कर उसे जाने का संकेत दिया। असल में मेज पर बहुत काम बाकी था और विशेषांक निकालने में वक्त बहुत कम बचा था। एक निवेदन माने तो करूं आपसे। वह सकुचाते हुए कुर्सी से उठी। कहिए, मैं प्रश्नवाचक नजरों से उसकी ओर देखने लगा। कहानी के साथ मैंने अपना असली नाम नहीं लिखा है। असल में मैं नहीं चाहती हूँ कि लोग पढ़कर जान जाएं कि यह कहानी मैंने लिखी है। आप इस कहानी को यदि ठीक पाएं और छापने का फैसला करें तो कृपया मेरा पता भी ना छापें। पते से भी लोग समझ सकते हैं कि मेरी लिखी कहानी है। इसके बाद कुछ हिचक के साथ सर झुकाकर वह बोली, सर, यह मेरी आप बीती है।
एक प्रकार से सत्य कथा। आत्मकथा नहीं कहूंगी क्योंकि इसमें जीवन की बहुत सी बातें मैंने नहीं कही, जबकि लेखक आत्मकथा में शायद सब कुछ लिखते हों। ठीक है, पर एक समस्या आएगी, मैंने कुछ सोच कर कहा। यदि इस कहानी में कोई हिस्सा मुझे उचित ना लगे और उसे संशोधित करना चाहा, तो आपसे ही उसे ठीक कराना चाहा, तो संपर्क कैसे हो सकेगा? कहानी में आपने बता दिया है, पर फोन नंबर आदि कुछ नहीं है। हो सकता है आप तक जाने का मेरे पास समय ना हो और मैं एक लड़की से मिलने जाना ही ना चाहूँ, खासकर उस लड़की से जिससे मेरा अभी कोई खास परिचय भी नहीं हुआ है। मुस्कुरा दी वह। आप बहुत चालाक हैं, इसी बहाने आप मुझसे संपर्क बनाए रखना चाहेंगे। उसकी मुस्कान एकदम गुलाब के फूल का खिलना प्रतीत हुई। सही पकड़ा आपने, मैं धीरता से हंस दिया। असल में मैं चाहूँगा कि भले ही आपके नकली नाम से कहानियाँ जाएं, पर अक्सर हमारे अखबार में रविवासरीय अंक में आप जैसी अच्छी लेखिका की कहानियाँ जाती रहें। इसके लिए आपसे संपर्क रखना ज़रूरी तो है, और मुझे निश्चित है कि आपके यहाँ, आपके घर पर आपसे मिलने में असुविधा होगी। यह छोटा और कस्बाई शहर है, बात का बतंगड़ बनते यहाँ देर नहीं लगेगी। धन्यवाद। एक लड़के के लिए आप इतने संवेदनशील हैं कि उसके बदनाम होने से आपको कष्ट होगा। वह बेबाकी से हंसती, बहुत प्यारी हंसी थी उसकी। कुछ पल तक अपलक ताकता रहा उसकी ओर। उसने अपना मोबाइल नंबर नोट करा दिया और असली नाम भी बता दिया। कहानी पढ़ने का समय तो नहीं था मेरे पास, फिर भी मेरा मन उसे पढ़े बिना नहीं रह सका। मैंने कहानी पढ़ना शुरू किया। प्रिया, मेरी माँ की कहानी। बेटी स्वर्णा को लेकर मैं यहाँ से दूर दिल्ली या उस जैसे किसी भी महानगर जाना चाहती हूँ। स्वर्णा के पिता यानी मेरे पति लोचन ने तो मुझे बहुत पहले छोड़ दिया था। वे अपनी नई पत्नी के साथ मेरठ में रहते हैं। जब उन्हें मेरा कोई ख्याल नहीं है, न मेरी बेटी स्वर्णा का, तो मैं ही उनके पीछे क्यों विधवाओं जैसी जिंदगी गुजारूं। हालांकि मेरे सास यहीं रहेंगी, अपना पुश्तैनी घर वे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। पति लोचन अपनी माँ के लिए हर महीने खर्च भेजते रहते हैं, जबकि मेरा और मेरी बेटी का कभी हालचाल भी नहीं पूछते। गनीमत रही कि मैं एक प्रशिक्षित नर्स थी। पति के छोड़कर चले जाने के बाद मैंने फिर से अस्पताल में नौकरी शुरू कर दी, जिससे मेरी रोजी रोटी चलती रही। मेरी सास मानती है कि लोचन मेरे खराब स्वभाव के कारण ही मुझे छोड़कर गया है, जबकि मैं समझती हूँ लोचन जैसे आदमी से कोई भी समझदार औरत हरगिज नहीं निभा सकती है। सास कहती है कि औरत को जीवन चलाने के लिए कम और गम दोनों खाने चाहिए। उनका ख्याल है कि मैं बहुत जिद्दी, बद दिमाग और बदज़बान औरत हूँ। से सुंदर होना ही औरत का कोई खास गुण नहीं होता है। उसे मधुर भाषी, कोमल हृदय, व्यवहार कुशल और पति समर्पिता भी होना चाहिए। उनकी नज़रों में मेरा पढ़ा लिखा और नौकरी करने योग्य होना ऐसा अवगुण है जिसके चलते ही मैंने उनके बेटे के साथ निभाव नहीं किया है। सच सिर्फ मैं जानती हूँ। असल में मैंने शादी से पहले बड़े अस्पतालों में नौकरी की थी। एक से एक सुंदर डॉक्टरों के संपर्क में रही हूँ। उनकी निजी जिंदगी को नज़दीक से देखा वे जाना है। उनमें अपने काम के प्रति कितनी लगन, कितनी मेहनत करते हैं वे 4 पैसे कमाने के लिए। काबिल डॉक्टर 4-5 अस्पतालों के संपर्क में रहते हैं, हर जगह मरीजों को देखते हैं, कहीं ऑपरेशन कर रहे हैं, कहीं सलाहकार बने हुए हैं, अपना अस्पताल भी चला रहे हैं और सुबह शाम अपने घर पे मरीजों को वक्त दे रहे हैं। आगे और आगे बढ़ने के लिए निरंतर कई किताबें पढ़ना, सेमिनारों में जाना, बड़े और कुशल डॉक्टर के संपर्क में रहना। एक हमारे पति लोचन हैं, जिस मामूली नौकरी में एक बार लग गए बस लग गए। बैल की तरह सर झुकाए चुपचाप उसी जुए को खींचे जा रहे हैं। उनमें कुछ नया करने का कोई हौसला नहीं, उत्साह नहीं। निष्प्राण जिंदगी जीने का क्या मतलब हुआ? जीवन में तनिक भी जोखिम उठाने की कोशिश नहीं करते। कोई नया कोर्स, नया काम धंधा करने का भी मन नहीं बनाते। आराम तलब इतने हैं कि घर आते ही कपड़े बदलेंगे, तहमत पहनकर बिस्तर पर पड़ जाएंगे। पता नहीं कितनी गहरी नींद आती है उन्हें, तुरंत सो जाएंगे। ना टीवी देखना, ना ही घर के किसी अन्य काम में मदद करना। बाजार भी जाऊं तो मैं, घर का सामान भी लाऊं तो मैं। इन सब बातों से ही मुझे चिढ़ होती थी। झगड़े भी इन्हीं बातों को लेकर होते थे। मेरे मुंह से निकल जाता था, आप जैसे आलसी दुनिया में दूसरा आदमी नहीं होगा। आलसी ही क्यों, निखच्चू भी कह दो, नाकारा और मूर्ख भी कह दो, वे उबल पड़ते।
सास बीच में आ जाती। ऐसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी जो घर में आते ही अपने आदमी को फाड़ खाने के लिए दौड़ती है। बजात, आप बीच में मत बोलिए माँ जी, मैं कुपित होती। मैं ऐसे आदमी को बहुत दिन नहीं झेल सकती। आज हर आदमी दूसरों के हक छीनने लगा है, दूसरों के पेट पर लात मार कर अपने लिए चीजें हासिल कर रहा है। पर ये महाशय हैं, कीड़े मकोड़े की तरह इस दड़बे में पड़े जी रहे हैं। रोज रोज के चकचक का भी कोई नतीजा नहीं निकलता। उनकी आदतें नहीं बदली, घर में वैसे ही अभाव बने रहे। आखिर मैंने एक अस्पताल में नर्स की नौकरी शुरू कर दी। नौकरी शुरू की तो उन्हें अपना अपमान लगने लगा। वे रोज सुनाने लगे कि कमाने के धौंस जमाना चाहती है। आखिर कलेश यहाँ तक बढ़ा कि वे घर छोड़कर चले गए। घर छोड़ने का उन्हें बहाना भी मिल गया। दफ्तर की नौकरी में उनकी दूसरी जगह तबादला हो गया। माँ से बोले, यह औरत तो तुम्हें रोटी देगी नहीं, मैं हर महीने तुम्हें पैसे भेजता रहूंगा। इसके भरोसे रही तो भूखी मरोगी। बाद में पता चला कि तबादला तो एक बहाना था। दरअसल उन्हें अपने साथ काम करने वाली एक नवयौवना पसंद आ गई थी। दोनों में इश्क हुआ, इतना गहरा हुआ कि वे साथ रहने की योजना बनाकर मेरठ जा बसे। मैं चाहती तो उनका जीना हराम कर देती। सरकारी नौकरी थी, बिना पहली पत्नी को तलाक दिए वे दूसरी शादी कैसे कर सकते थे। पर मुझे खुद ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी से छुटकारा चाहिए था। मुझे तो आश्चर्य इस बात का था कि ऐसे बेकार आदमी को भी नई नवेली लड़की घास डाल रही थी। क्या आदमियों का इतना टोटा है कि ऐसे आलसी पर भी वह लट्टू हो गई। अपनी बेटी से मैं अक्सर कहने लगी थी, आदमी पर नहीं पैसों पर भरोसा करना बेटी। आदमी धोखा दे सकता है पर बैंक में जमा पैसा हमें कभी धोखा नहीं देता। पता नहीं क्यों मेरी बेटी दिनों दिन उड़ंत होती जा रही थी। उसे भी अपने बाप की तरह मेरे चरित्र पर संदेह होने लगा था। हो सकता है कि उसकी यह सोच इसलिए बनी हो कि मेरी सास मुझे अक्सर कुलक्षणी कहा करती थी। जलीकट्टी सुनाने पर आती तो जुबान पर काबू नहीं रहता था। जवानी फट रही है इस औरत की, पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस के साथ मुंह मारती फिरती है और यहाँ आकर सती सावित्री बनने का नाटक दिखाती है। मैं क्या अंधी बहरी हूँ कि मुझे कुछ दिखाई और सुनाई नहीं देता। खूब कलह होती, उनसे कहती कि लड़के पर क्या असर पड़ेगा, जरा ये तो सोचें। पर वे कतई कुछ ना सोचती, एकदम भड़क जाती। तेरी तरह तेरी बेटी भी ऐसा ही करेगी और क्या होगा, खानदान का नाम वह भी रोशन करेगी। ऐसे माहौल में न खुद मैं रहना चाहती थी न अपनी बेटी को रखना चाहती थी। जितनी जल्दी हो सके मैं अपनी बेटी को लेकर किसी बड़े शहर में चली जाना चाहती थी, जहाँ अच्छे अस्पताल हों और मेरे अनुभव और कुशलता के अनुरूप जहाँ अच्छी तनख्वाह पर नौकरी मिल सके। लड़की का भी यहाँ गंदा माहौल बदले और इस बुढ़िया से निजात मिले। दिल्ली के एक नामी अस्पताल में काम मिला तो मैंने वहाँ जाने की तैयारी कर ली। लड़की ने सुना तो तुनकी, आप चली जाएं, मैं यहाँ दादी के पास रहूँगी। क्यों? मेरी भवेतनी। उस बड़े शहर में जहाँ हमारा कोई परिचित नहीं होगा, कोई मित्र, कोई सहेली नहीं, नया स्कूल होगा, नए लोग, नई बस्ती, वहाँ कैसे जाकर अपने को जमा पाऊंगी। पर मैंने उसकी एक ना सुनी। पति से कहीं मेरे मन को बहुत गहरी ठेस पहुंचाई थी। अगर वे मुझे छोड़कर मेरठ चले जाते तो शायद मेरे अंतर्मन को इतनी चोट ना पहुंचती जितनी कि उनकी किसी दूसरी औरत के साथ से पहुंची थी। मुझे वह सब अपनी औरत जाति का अपमान महसूस हुआ। मुझे लगा कि मेरे सौंदर्य, मेरी यौवन, मेरे बदन का यह घोर अपमान है। उन्हीं पर फिदा होने वाली लड़कियां नहीं हैं। मुझ में भी अभी बहुत कुछ ऐसा बचा है जिसके लिए तमाम लोग बढ़ाएंगे। यहाँ इस छोटे से शहर में यह सब संभव नहीं था। एक तो सब हमें जानते थे, दूसरे सबको हमारी सच्चाई का पता था। देह पाने के मतलब से भले कोई चोरी छिपे संपर्क बनाता, पर दिल से चाहने वाला शायद ही कोई मिलता। उस बड़े शहर में सबकी असीम संभावनाएं थी। सब अपरिचित होंगे। महल्ले में कोई किसी को न जानता है, न किसी की परवाह करता है। यहाँ तो हर वक्त जासूसी नजरें आपका पीछा करती रहती हैं। वहाँ किसी फुर्सत है आपको देखने की। ऐसे माहौल में बहुत आसानी से कोई मन का मीत मिल सकता था। पति मुझे ऐसा करने से रोक भी नहीं सकते थे। फिर मैं अभी कुल 36-37 साल की हूँ। यह उम्र कोई सती साध्वी बनने की तो नहीं होती, खेलने खाने की होती है, बशर्ते कोई बनमाफिक मिल जाए। स्वर्णा बेटी यानी मेरी कहानी शुरू में माँ ने कमरे का मकान लिया, जिसमें उस कमरे के अलावा मात्र एक रसोई व छोटा सा बरामदा और बाथरूम था। मुझे यह नया घर कतई पसंद नहीं आया। मेरी नाराजगी वैसे ही बनी रही।
अक्सर माँ से कहती, अपना पहले वाला घर कितना अच्छा था। मेरे लिए पर्दे का अलग कमरा था और वहाँ जितनी बड़ी रसोई थी उतना बड़ा तो यहाँ यह कमरा मिला है। माँ, यहाँ कहाँ तो मैं अपनी पढ़ने की मेज़ लगाऊंगी, कहाँ अपनी किताब कॉपियाँ रखूंगी। माँ गुस्से से बिफर उठती। इस शहर में लोग हमसे भी ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं। तुमने अपनी ज़िंदगी को ठीक से देखा कहाँ है? हम क्या पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ें उठाने के लिए पैदा हुए हैं? मैं माँ से उलझती। वहाँ जब आप नहीं होती थी तो दादी घर में होती थी और उनसे मैं बातें कर लिया करती थी। बस कुछ दिनों की बात है, माँ कहती, फिर तेरा एक अच्छे स्कूल में दाखिला हो जाएगा, तेरा पूरा दिन वहाँ निकल जाएगा। हो सकता है इस बीच हमें कोई अच्छा सा मकान भी मिल जाए। मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ। कहाँ से अच्छा मकान पालोगी, वह सब तुम्हारी नहीं मेरी चिंता का विषय है। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। माँ मुझे चुप करा देती। दिल्ली में अच्छे स्कूल में दाखिला आसान काम नहीं था। माँ को ना जाने किन किन के आगे हाथ जोड़ने पड़े, पर उस दिन मैं माँ को मान गई जिस दिन वे एक फॉर्म लेकर घर आई और मुझसे उस पर हस्ताक्षर कराए। फॉर्म पर स्कूल का नाम पढ़कर मैं चकित हुई और बोली, माँ, फीस के इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? कह दिया ना, मेरी नज़र व्यक्ति पर नहीं हमेशा उसके पैसों पर रहती है, क्योंकि दुनिया का एकमात्र सच पैसा है। उसी से आदर मिलता है, उसी से सुविधाएं, उसी से हौसला। तुम्हें आम खाने से मतलब रखना चाहिए, पेड़ गिनने से नहीं। माँ उत्साह से बोली। माँ ने स्कूल की महंगी ड्रेस ही नहीं बनवाई, बल्कि दिन रात पहनने के लिए मुझे अच्छे कपड़े खरीद दिए और बोली, मेरी बेटी फटेहाल रहे यह मुझे मंजूर नहीं है। मैंने अनुभव किया कि माँ से मिलने एक ढलती उम्र के सज्जन आया करते हैं। वे अक्सर माँ को अपनी गाड़ी में बैठा कर कहीं ले जाते हैं। मैं घर पर अकेली रहते हुए डरती रहती। पास पड़ोस से भी मेरा परिचय नहीं हुआ था। स्कूल में लड़के आए दिन की घटनाओं पर चर्चा करते, पर मैं किसी से कुछ नहीं कहती थी। मैं किसी लड़के या लड़की से कहूँ तो जब तब कोई गहरा दोस्त बने या पक्की सहेली। अकेली ही पूरे स्कूल में घूमती रहती। पता नहीं कैसे स्कूल में सब लड़कों को पता चल गया कि मेरी आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। उस स्कूल में ज़्यादातर बच्चों के बीच एकदम अनफिट थी। कई महीने बाद मेरी एक सहेली बनी लतिका। मेरी तरह भी वह अकेली, शर्मीली, चुपचाप रहने वाली थी। शायद हम दोनों के अकेलेपन ने ही हमें एक दूसरे से जोड़ दिया और कुछ ही दिनों में दो शरीर एक जान बन गए। लोग हमारी दोस्ती पर हंसते, पर हमें इसकी चिंता नहीं होती। एक दिन लतिका मुझे अपने साथ लेकर गई। उसका बंगला देखकर मैं हैरान रह गई। इस दिल्ली में लोगों के पास इतनी जगह भी है, ऐसे शानदार बंगले भी हैं, इतना लंबा चौड़ा बगीचा, संगमरमर के चमचमाते फर्श, लतिका का अलग आलीशान कमरा जिसमें वह रहती व पढ़ती थी। सब कुछ देखकर सहम सी गई। इतने बड़े घर की लड़की से दोस्ती कैसे निभेगी? कहाँ ये, कहाँ मैं? अपना छोटापन, अपनी असहायता मुझे एकदम दबोचने लगी। बाथरूम जाने की जरूरत पड़ी तो लतिका के ही बाथरूम में गई और उसकी साज सज्जा देखकर तो मैं हैरत में पड़ गई। बाप रे, लतिका ऐसे भव्य बाथरूम में इतनी सुख सुविधाओं के बीच रहती है। तुमने क्या सोचकर मुझसे दोस्ती की लतिका? उस दिन मैंने उससे पूछा। दोस्ती को सोचकर नहीं की जाती, वैसे ही जैसे प्यार किसी से सोचकर नहीं किया जाता। वह हंसती। असल में मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं। मैं उनसे बहुत बातें नहीं कर पाती, इसीलिए मैं स्कूल में अकेली रहती हूँ, क्योंकि अकेले रहना मेरी आदत बन गई है। वह आदत मैंने तुम्हारी देखी तो हम लोग मित्र बन गए। क्या बीमारी है तुम्हारी मम्मी को? यह कहकर मैं लतिका के साथ ही उसकी माँ के कमरे में गई। वह सचमुच शांत लेटी हुई थी, चेहरा एकदम पीला, मरी मछली की तरह बिस्तर पर पसरी हुई थी। वहां पहुंची तो उन्होंने उठने की कोशिश की, फिर किसी तरह तकिए के सहारे बैठी, मुझे अपने पास बैठाया, मेरे सर पर हाथ फेरती रही। स्नेह साहित्य स्वर में कुछ सवाल पूछे तो मैंने बिना लाग लपेट के सच सच जवाब दे दिए। वे मुस्कुराई। कोई बात नहीं, इस घर में तुम हमेशा आ जा सकती हो, इसे अपना ही घर समझो। लतिका अब से तुम्हारी सहेली नहीं, सगे बहन की तरह तुम्हारे साथ रहेगी। सुनकर बहुत अच्छा लगा। लतिका भी मुस्कुराई। उसने उठने का इशारा किया तो चुपचाप उठकर उसके साथ उस कमरे से बाहर निकल आई। लॉबी में लगी लतिका के पापा की फोटो देखकर चकित हुई कि इतने सुंदर सुदर्शन व्यक्ति ने ऐसी बेकार थुलथुल औरत से शादी कैसे कर ली।
क्या देखा होगा इसमें? सोच तो गई पर लतिका से पूछा नहीं। सच तो यह है कि लतिका की माँ मुझे कतई अच्छी नहीं लगी थी। शाम को लतिका के पापा आए तो आते ही पहले पत्नी के कमरे में गए। लतिका मुस्कुराई। अब वे अपनी मुटल्लों से पूछेंगे, हाय हनी कैसी हो? फिर उससे फूले फूले गाल सहलाएंगे। दवा ली डार्लिंग? सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है? उठकर कुछ दूर चल फिर सकी हो या नहीं? सुनकर मैं भी मुस्कुरा दी। आखिर तो वे पापा की पत्नी हैं और तुम्हारी माँ। उन्हें उनकी ऐसी परवाह करनी भी चाहिए। लतिका हिकारत से बोली। पापा को जो कारखाना मिला है वह वास्तव में मेरे मम्मी के पिताजी यानी मेरे नाना जी का है। वे तो अब इस दुनिया में है नहीं। यह ठाट बाट सब मम्मी के पैसों की देन है। इसीलिए पापा उनकी लाला चुप्पो करते हैं। मैं क्या कहती, ये सब लतिका की मम्मी और उसके पापा के बीच की बातें थी। मुझे कोई हक नहीं था उनके बीच बोलने का। कुछ देर बाद पापा बाहर निकल आए और लॉबी में आकर अपनी बेटी लतिका से पूछा, तुम्हारे साथ यह अप्सरा से लड़की कौन है? उनके कहे शब्द मुझे बहुत गहरे तक झंझना गए। इतना अच्छा लगा कि मैं एकदम सुर्ख लाल पड़ गई। दर्पण में जब खुद को देखती थी तो मुझे लगता तो था कि मैं सुंदर हूँ, अपनी माँ से भी कहीं ज़्यादा सुंदर। पर मेरी तरफ कोई लड़का कभी ध्यान नहीं देता था। इसीलिए यह सोचने दे लगी थी कि शायद मुझ में वह बात नहीं जो औरों में होती होगी। आखिर औरों में कोई तो ऐसी खूबी होती होगी जिस कारण लड़कों की आंखें उन्हें ढूंढती रहती हैं। दिखाई देते ही उनकी आंखों में चमक पैदा हो जाती है। ऐसा कुछ उनकी आंखों में मैं अपने लिए कतई नहीं पाती थी। पापा, यह मेरी सहेली स्वर्णा है, मेरी क्लास में पढ़ती है। अब तक स्कूल में सिर्फ यही मुझे अपनी सच्ची दोस्त लगी है। लतिका उत्साह से बोली। तो अपने इस दोस्त को कुछ खिलाया पिलाया या सिर्फ बातें ही करती रही? यह कहने के साथ ही लतिका ने महाराज को आवाज़ दी और मेज़ पर चाय नाश्ता लगाने को कहा। बाथरूम से फ्रेश होकर जब मैं बाहर आए तब तक चाय नाश्ता लग चुका था। उनके साथ मेज पर मैं बैठना नहीं चाहती थी, पर सहसा मुझे अमिताभ बच्चन द्वारा बोला गया वह संवाद याद हो आया जो कुछ दिनों पहले अखबारों में चर्चा का विषय बना था। वे राजा हैं, हम रंक। राजा की मर्जी है वे जिसे चाहे दोस्ती रखे, जिससे ना चाहे ना रखे। हम रंकों को यह हक कहाँ है? नाश्ते में इतनी सारी चीज़ें मेज पर सजी देखकर मैं चकराई। ऐसा तमाम चीज़ें थी जिन्हें मैं पहली बार देख रही थी। यहाँ तक कि उन्हें खाया कैसे जाएगा यह भी मुझे मालूम नहीं था। जब पापा या लतिका खाने लगते तभी उन चीज़ों को लेती थी। पापा प्लीज़, देर हो गई है, आप मेरे दोस्त को उसके घर छोड़ देंगे? आप तो शाम को क्लब जाते ही हैं, उधर से ही क्लब निकल जाइएगा। लतिका ने पापा से अनुनय किया। ओके डियर, मैं तो अपनी बिटिया के हुक्म का गुलाम हूँ, कहते हुए वे हंसते हंसते कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चले गए। जब मैं उनके साथ बाहर निकली और उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ी तो चकित रह गई। लतिका के पापा की बगल वाली सीट पर बैठी तो धंस गई। रास्ते में लतिका के पापा ने मेरे बारे में सब कुछ पूछ लिया और मैंने भी उनसे कुछ छिपाया नहीं, यह सोचकर कि छिपाने से क्या लाभ। अभी वे मुझे लेकर कमरे तक पहुंचेंगे तो सब देखते ही समझ जाएंगे। तेज आदमी हैं, लाखों करोड़ों का कारोबार करते हैं, दुनिया की सारी ऊंच नीच जानते होंगे। पता नहीं कैसे लतिका के पापा की एक टांग मेरी टांग से टकरा गई। उनकी टांग टकराते ही मैं सिकुड़ सी गई। फिर जानबूझकर मैंने अपनी टांग उनसे टकराने दी। मेरा एक कमरे वाला घर आ गया तो उन्होंने स्वयं नीचे उतरकर मेरी तरफ की खिड़की खोली। आओ स्वर्णा, इतना सम्मान। चाय नहीं लेंगे सर? मैंने संकोच छोड़कर आग्रह सा किया। माँ दरवाजे पर खड़ी है, उनसे नहीं मिलेंगे। वे सिर्फ मुस्कुराते रहे, फिर कभी आने को कहकर गाड़ी आगे बढ़ा ले गए। लतिका के पापा को देखकर माँ बहुत खुश हुई और पूछ बैठी, कौन था यह आलीशान गाड़ी वाला? मेरी सहेली लतिका के पापा। मैं उत्साह से सराबोर थी। मैंने जिंदगी में ऐसी शानदार बंगला नहीं देखा, मम्मी जैसा इनका है। और पता है मम्मी, इन्होंने नाश्ते में मुझे क्या क्या खिलाया? इस तरह माँ को मैं बहुत कुछ बता गई, पर उनकी टांग टकराने वाली बात को मैंने छिपाए रखा और इस अनुभव को मैं गोल कर गई। मैं सोच रही थी कि देर से आने के लिए माँ मुझे जरूर डांटेंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टे मैं बहुत खुश हुई और बोली, चलो, बड़े लोगों के संपर्क में आकर तुझे कुछ उठने बैठने का ढंग आ जाएगा। उसके बाद कई बार लतिका के साथ मैं और उसके पापा रेस्टोरेंट में गए, किताबों के मेले में गए, किला या जू देखने गए। हर जगह वे जिद करके कुछ न कुछ मुझे खरीदवा देते, जिसे एक संकोच के साथ मैं घर ला पाती।
जीवन में अपने पापा का अभाव ऐसे में मुझे बेहद खलता। काश लतिका की तरह मुझे भी पापा का लाड प्यार मिला होता। मैं भी अपने पापा के साथ घूमने जाती। मेरे पापा और माँ अगर ऐसे ना करते तो हम भी अपने परिवार में एक साथ कितने खुश होते। मेरी मम्मी पापा अलग हुए, इसमें मेरी क्या गलती है। मुझे भी प्यार का एहसास होता है। मुझे भी ऐसे ही प्यार करने वाला पापा की ज़रूरत होती है। मम्मी पापा ने अपनी अपनी राह चुनी और मुझे तन्हा कर दिया। दूसरे क्षण ही मैंने महसूस किया कि वो एक सम्मानित और अपनी पत्नी और अपनी बेटी के लिए बहुत वफादार व्यक्ति थे। काश मेरे पापा भी ऐसे होते तो आज हम सब साथ होते। मैंने अपने दिमाग में से वो सब निकाल दिया जो मैं लतिका के पापा के लिए महसूस कर रही थी। फिर मैंने यह सोचा कि लतिका के पापा एक तरह से मेरे भी तो पापा ही हुए। पापा जितनी ही उम्र होगी इनकी, बस व्यवहार बहुत अलग किस्म का है, एकदम लाड प्यार भरा, जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। दिन गुजरते गए, मेरी लतिका से और ज़्यादा गहरी दोस्ती होती गई। अब लतिका की मम्मी पापा मुझे लतिका की ही तरह प्यार करने लगे थे। मैं भी उनसे अपने माता पिता की ही तरह प्यार करने लगी थी। मेरी मम्मी का भी उनसे अच्छा तालमेल बैठ गया था। सो हम दोनों फैमिली में अब कोई भेदभाव या ऊंच नीच नहीं रही थी। जहाँ एक ओर मेरे पापा के लिए मेरे दिल में नफरत भर चुकी थी, वही दूसरी ओर मेरे दिल में लतिका के पापा का सम्मान और अधिक गहरा हो गया था। यहाँ स्वर्ण की कहानी पूरी हुई। पढ़ते पढ़ते मैं तो खो ही गया था। मैंने ये कहानी बदलती दुनिया में प्रकाशित कराई, जिससे लोगों की काफ़ी सराहना प्राप्त हुई। दोस्तों, कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।